बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और आपके तमाम मामलात जो है वो ठीक चल रहे होंगे और 15 से आप कॉलेजेस में दोबारा आना शुरू कर देंगे। तो आज जो है ये मैं मैकेनिक्स 2 का लास्ट लेक्चर जो है वो देने लगा हूँ और इसके बाद आपकी मैकेनिक्स का कोर्स जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। लेक्चर नंबर 55 मैकेनिक्स 2 और इसके अंदर हम स्टडी कर रहे हैं जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और ये जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की पार्ट 3 है, यानी कि वीडियो 3 है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो इसको मैं पहले थोड़ा सा समराइज कर दूं कि हमने लास्ट टाइम जो है वो 2 पास्टुलेट्स जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के पढ़े थे और वो पास्टुलेट्स क्या थे कि तमाम लॉज ऑफ नेचर जो हैं दे हैव सेम फॉर ऑब्जर्वर्स एनी फ्रेम। तो किसी भी फ्रेम को कोई ऑब्जर्वर हो, चाहे इनर्शियल फ्रेम हो चाहे इनर्शियल फ्रेम हो, उसके अंदर चाहे वो एक्सेलरेटेड है चाहे वो एक्सेलरेटेड नहीं है, उसके अंदर तमाम लॉज ऑफ नेचर जो हैं वो सेम है। और दूसरा ये था कि इन द विसिनिटी ऑफ एनी पॉइंट, किसी पॉइंट की मौजूदगी में ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो क्या है, वो इक्वलेंट है टू एन एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस इन ग्रेविटी फ्री स्पेस। और इसको हम क्या कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ इक्वलेंस भी कहते हैं। और लास्ट टाइम हमने जो पहले वाला लॉ था उसको उसकी जस्टिफिकेशन, उसकी एक्सप्लेनेशन भी स्टडी की थी। अब हमने आज जो है जो सेकंड पास्टुलेट है, ठीक है, जो सेकंड पास्टुलेट है जो प्रिंसिपल ऑफ इक्वलेंस है, सेकंड पास्टुलेट जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ इक्वलेंस, प्रिंसिपल ऑफ इक्विलेंस, इसको हमने स्टडी करना है। और आज ये जो है ये हमारा लास्ट लेक्चर होगा इसका, जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का और मैकेनिक्स का भी लास्ट लेक्चर। तो सेकंड पास्टुलेट जो है उसने ये सजेस्ट किया कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है ये ट्रांसफॉर्म हो सकता है एट एनी पॉइंट। अगर हम कोई क्या करें, कोई चूज करें कोई अप्रोप्रिएट एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस, फॉर एग्जाम्पल अ फ्रीली फॉलिंग वन, कोई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट जो है उसको ले लें। तो आइंस्टाइन ने डेवलप किया एक मेथड डिस्क्राइब करने के लिए कि एक्सेलरेशन जो नेसेसरी है टू मेक द ग्रेविटेशनल फील्ड डिसपियर। उसने ये कंसेप्ट बताया कि जो हमारे पास कर्वेचर है स्पेस टाइम का, वो कर्वेचर जो स्पेस टाइम का वो ये डिस्क्राइब करता है कि यहाँ पर ग्रेविटेशनल फील्ड है हर पॉइंट के ऊपर, एक्सक्यूज मी, स्पेस टाइम के अंदर जो कर्वेचर है वो कर्वेचर जो स्पेस टाइम के अंदर है वो ये बताता है कि हर पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पेस टाइम कर्वेचर है उसने कंप्लीटली रिप्लेस कर दिया न्यूटन की ग्रेविटेशनल थ्योरी को। तो अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइन हमारे पास कोई ऐसी ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद नहीं है, लेकिन रादर इसके कि प्रेजेंस ऑफ मास, जब किसी जगह पर कोई हैवी मास आ जाता है तो वहाँ पर कर्वेचर जो है वो स्पेस टाइम के अंदर क्रिएट हो जाता है इन द विसिनिटी ऑफ मास, यानी मास की विसिनिटी, हैवी मास की विसिनिटी के इर्द गिर्द एक स्पेस टाइम कर्वेचर जो है वो फॉर्म हो जाता है। और ये कर्वेचर जो है ये स्पेस टाइम डिक्टेट करता है स्पेस टाइम पाथ को, कि तमाम फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं उनको ये पाथ जो है वो फॉलो करना पड़ता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसका मतलब है कि जो सेकंड पास्टुलेट है, मैं एक दफ़ा फिर इसको बता देता हूँ
सेकंड पॉस्टुलेट जो है वो ये कहता है कि हमारे पास अगर कोई एक्सेलरेटर फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, जैसे कोई फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट है, तो आइंस्टाइन ने कहा कि जो एक्सेलरेशन है वो नेसेसरी है टू मेक द ग्रेविटेशनल फील्ड डिसअपीयर। उसने ये कंसेप्ट दिया कि ये हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड कहाँ से आती है, ये स्पेस टाइम के अंदर जो कर्वेचर है उसकी वजह से ग्रेविटेशनल फील्ड आती है। उसने ये कहा कि न्यूटन की जो थ्योरी थी जिसमें था ग्रेविटेशनल फोर्स का जिक्र है, उसने कहा कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती। हाँ, क्या होता है कि जिस जगह पर कोई हैवी मास आ जाता है वहाँ स्पेस टाइम के अंदर एक कर्वेचर जो है वो क्रिएट हो जाता है, और उस कर्वेचर की वजह से जो है वो क्या है वो ग्रेविटेशनल फील्ड प्रोड्यूस होती है। तो इसका मतलब हुआ कि आइंस्टाइन ने इसकी ज़्यादा अच्छी एक्सप्लेनेशन की कि किस तरह ग्रेविटी जो है वो अराइज होती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर जो कर्व स्पेस टाइम है, आप इमेजिन करें कि हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं कि दो ट्रैवलर्स हैं जो मूव कर रहे हैं ऑन पैरेलल पास, फ्यू मीटर पार्ट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, एक दूसरे से थोड़े मीटर्स के फासले पर, और वो नॉर्थवर्ड की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के साथ। तो एज दे ऑब्जर्व ईच अदर नियर द इक्वेटर, जब वो अपने आप को ऑब्जर्व करते हैं इक्वेटर के नज़दीक, वो क्लेम करते हैं कि देर पास और एग्जैक्टली पैर, वो कहते हैं कि हम दोनों जो वो एक ही लाइन में चल रहे हैं। एज दे अप्रोच द नॉर्थ पोल, जो ही वो नॉर्थ पोल पे पहुंचते हैं तो देर नोटिस, वो ये कहते हैं कि दे आर मूविंग क्लोजर टुगेदर, वो कहते हैं कि वो एक दूसरे के करीब मूव कर रहे हैं, ठीक है, और दे आर मूविंग अलॉन्ग द पैरेलल पास, और वो पैरेलल पास के अलॉन्ग जो है वो मूव कर रहे हैं, लेकिन एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर, एज इफ दे वर एन अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम, अगर उनके दरमियान कोई अट्रैक्टिव फोर्स है। द ट्रैवलर मेक दिस कंक्लूजन बेस्ड ऑन देयर एवरीडे एक्सपीरियंस ऑफ मूविंग ऑन ए फ्लैट सरफेस, ये उनका एवरीडे एक्सपीरियंस है उन ट्रैवलर्स का जो मूव कर रहे हैं। फ्रॉम आवर मेंटल प्रेजेंटेशन, हमारी मेंटल प्रेजेंटेशन के मुताबिक, खबर वी लाई दैट दे आर वॉकिंग ऑन ए कर्व सरफेस, तो हम कहते हैं कि वो किसी कर्व सरफेस के ऊपर वॉक कर रहे हैं, एंड इट इज़ द ज्योमेट्री ऑफ कर्व सरफेस देन रादर देन एन अट्रैक्टिव फोर्स, वो कहता है कि ये कि वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं, ये क्या है कि ये ज्योमेट्री है उस कर्व सरफेस की, रादर देन कि हम ये कहें कि उनके दरमियान कोई ग्रेविटेशनल फोर्स या कोई अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो मौजूद है जो कि काज कर रही है, उनको कन्वर्ज कर रही है, उनको एक दूसरे की तरफ लेके आए। इन अ सिमिलर वे जर्नल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नोशन ऑफ फोर्सेस विद द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू कर्व साइन स्पेस, तो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है, जो नोटेशन है या नोशन है फोर्सेस का, उसको रिप्लेस करती है किससे, कर्व टाइम स्पेस टाइम से। तो वन प्रेडिक्शन ऑफ जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी क्या है कि अगर लाइट रे पास करे नियर द सन, इट शुड बी डिफ्लेक्टेड इन ए कर्व टाइम स्पेस, तो इसको डिफ्लेक्ट होना चाहिए कर्व टाइम स्पेस में क्रिएटेड बाय द सन मास, क्योंकि सन का मास बहुत बड़ा है। तो जब लाइट की रे वहाँ पर जाएगी तो जो स्पेस टाइम कर्व है, ठीक है, जो ग्रेविटी है वहाँ पर, वो क्या करेगी, वो लाइट की रे को बेंड करेगी। ये प्रेडिक्शन थी, ये कंफर्म हुई, एस्ट्रोनॉमर्स ने इसको कंफर्म किया और उन्होंने डिटेक्ट किया कि बेंडिंग ऑफ स्ट्रेट लाइट नियर द सन, ठीक है, उन्होंने कहा कि लाइट बेंड करती है नियर द स्ट्रेट लाइन सन के पास ड्यूरिंग ए टोटल सोलर इक्लिप्स, जब सोलर इक्लिप्स जो है वो होता है, दैट अकर्ड शॉर्टली आफ्टर द वर्ल्ड वार वन, जो कि वर्ल्ड वार वन के बाद हुआ। वैन दिस डिस्कवरी वाज अनाउंस, तो जब यह डिस्कवरी अनाउंस हुई तो आइंस्टाइन जो है वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी जो है वो बन गया। तो जो कंसंट्रेशन ऑफ मास है बिकम्स वेरी ग्रेट एज बिलीव टू अकर व्हेन ए लास्ट स्टार एग्जॉस्ट्स न्यूक्लियर फ्यूल एंड collapses टू ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम ब्लैक होल। तो जब बहुत ज़्यादा मास बढ़ जाता है किसी स्टार के अंदर, किसी प्लैनेट के अंदर, तो वो एग्जॉस्ट हो जाता है। एग्जॉस्ट होने के बाद वो उसके अंदर धमाका होता है, वो एक बहुत ज़्यादा एनर्जी जो है वो न्यूक्लियर फ्यूल वो रिलीज़ होता है और वो एक ब्लैक होल के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो जो टाइम कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम है इज सो एक्सट्रीम, ये बहुत ज़्यादा होता है विद इन द सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ ब्लैक होल। ब्लैक होल के सेंटर से ये स्पेस टाइम का कर्व बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब होता है कि ब्लैक होल के पास
जो है वो ग्रेविटी वो बहुत ज़्यादा होती है। तो कोई भी लाइट जो ब्लैक होल के ऊपर पड़ेगी वो सारी की सारी लाइट जो है वो ब्लैक होल के अंदर जो है वो ट्रैप हो जाएगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो अब मैं ये आपको जो है जो बातें जो हैं वो बता दी हैं ज़बानी, अब मैं इनको राइट डाउन करता हूँ। तो जो सेकंड पास्टुलेट है इसका जो हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है, इसका फर्स्ट पॉइंट ये है कि द ग्रेविटेशनल फील्ड मे बी ट्रांसफॉर्म्ड, कि ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ट्रांसफॉर्म हो सकता है अवे एट एनी पॉइंट। किसी भी पॉइंट के ऊपर ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो ट्रांसफॉर्म होता सकता है अगर हम चूज करें कोई एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इफ वी चूज ए suitable accelerated frame of reference, अगर हम कोई सूटेबल एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस यानी कि कोई नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस ले और वो क्या हो, अ फ्रीली फॉलिंग वन। ए फ्रीली फॉलिंग वन, जो कि एक फ्रीली फॉलिंग फ्रेम जो है वो हो सकता है। तो आइंस्टाइन जो है उसने ये कंसेप्ट डेवलप किया कि देयर इज ए कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम, और ये चीज कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम सेकंड पॉइंट है। द आइंस्टाइन develops a concept of space-time curvature। इसने एक कंसेप्ट डेवलप किया स्पेस टाइम कर्वेचर का, ठीक है जी, दैट डिस्क्राइब द ग्रेविटेशनल फील्ड एट एवरी पॉइंट। ठीक है, दैट डिस्क्राइब्स द ग्रेविटेशनल फील्ड एट एवरी पॉइंट। तो आइंस्टाइन ने जो कंसेप्ट दिया आइंस्टाइन का जो कंसेप्ट था कि स्पेस टाइम कर्वेचर है, वो स्पेस टाइम कर्वेचर जो है वो हमें क्या बताता है कि हर पॉइंट के ऊपर उस स्पेस टाइम कर्वेचर की वजह से एक ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, तो जो न्यूटन की ग्रेविटेशनल थ्योरी है उसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स का कॉन्सेप्ट था, लेकिन आइंस्टाइन ने कहा कि यहाँ पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती, बल्कि यहाँ पर जो प्रेजेंस ऑफ मास है वो एक कर्वेचर ऑफ स्पेस टाइम जो है वो क्रिएट कर दी है इन द विसिनिटी ऑफ मास। और ये जो कर्वेचर है, ये कर्वेचर जो है इसकी वजह से स्पेस टाइम पाथ जो है उसको फॉलो करते हैं तमाम फ्रीली मूविंग ऑब्जेक्ट्स। ये स्पेस टाइम कर्वेचर जो है इसको तमाम मूविंग फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स जो है उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है जी, तो तीसरा पॉइंट क्या था इसके अंदर कि
तीसरा पॉइंट था कि अकॉर्डिंग टू न्यूटन ग्रेविटेशन थ्योरी, there is a concept of gravitational force which is replaced by the space-time curvature concept of आइंस्टाइन। ठीक है, जिसको कि जो है वो रिप्लेस कर दिया आइंस्टाइन के स्पेस टाइम कर्वेचर कॉन्सेप्ट में। तो आइंस्टाइन ने कहा कि यहाँ पर कोई भी ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है। आइंस्टाइन said that there is no gravitational force, but when a heavy mass came into the space, a space time curvature is formed in the vicinity of that mass। तो एक हैवी मास जब स्पेस के अंदर आता है तो उस हैवी मास के स्पेस के अंदर आने से उसकी सराउंडिंग के अंदर एक स्पेस टाइम कर्वेचर जो है वो बन जाता है। आइंस्टाइन ने कहा कि कोई ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं होती बल्कि एक्चुअली एक स्पेस टाइम कर्वेचर जो है वो फॉर्म हो जाता है और ये स्पेस टाइम पाथ जो है इसको तमाम फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फॉलो करते हैं। ठीक है जी। This space time path is followed by all freely falling objects, और तमाम ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो इसको फॉलो करते हैं। इसके बाद चौथा पॉइंट ये है कि ये जो कर्व स्पेस टाइम है इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक एग्जाम्पल, फोर्थ पॉइंट में हम देखेंगे एक एग्जाम्पल जो है वो स्टडी की गई कि सपोज करें कि दो ट्रैवलर्स हैं वो मूव कर रहे हैं ऑन ए पैरेलल पास ए फ्यू मीटर अपार्ट on the surface of earth। Suppose two travelers are moving in parallel paths on a surface of earth few meters apart from each other। कुछ मीटर्स के फासले पर एक दूसरे से दो ट्रैवलर्स जो हैं
वो मूव कर रहे हैं, और ये मूव कर रहे हैं इन द नॉर्थवर्ड डायरेक्शन। दे आर मूविंग इन नॉर्थ वर्ड डायरेक्शन। और ये जो है ये किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये नॉर्थवर्ड डायरेक्शन जो है उसके अंदर मूव कर रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अलॉन्ग सेम लॉन्गिट्यूडनल लाइंस, कोई भी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस जो है उनके अलॉन्ग ये मूव कर रहे हैं। ये दो ट्रैवलर्स जो हैं ये मूव कर रहे हैं। तो जब ये ऑब्जर्व करते हैं एक दूसरे को नियर द इक्वेटर, एज दे ऑब्जर्व ईच अदर नियर द इक्वेटर, जब ये एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं नियर द इक्वेटर, तो ये क्लेम कहते हैं कि देयर पास आर एग्जैक्टली पैरेलल। सो दे क्लेम दैट देयर पाथ्स आर एग्जैक्टली पैरेलल। तो ये कहते हैं कि इनके पाथ जो हैं, जब ये नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं तो इनके पाथ जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल हैं। तो जब ये अप्रोच करते हैं नॉर्थ पोल पर, तो नॉर्थ पोल पर जब ये अप्रोच करते हैं तो ये नोटिस करते हैं कि दे आर मूविंग क्लोजर टुगेदर एंड विल मीट एट द नॉर्थ पोल। व्हेन दे अप्रोच near north pole, they observe that they are moving towards each other near द नॉर्थ पोल। तो वो ये ऑब्जर्व करते हैं कि वो नॉर्थ पोल के नज़दीक जो है वो एक दूसरे के नज़दीक जो है वो आ रहे हैं, टुवर्ड्स ईच अदर। यहाँ पर आप ये करें टुवर्ड्स ईच अदर एंड ये कर लें एंड विल मीट at north pole। नॉर्थ पोल, और वो नॉर्थ पोल पे एक दूसरे को मिल जाएंगे, यानी कि वो एक दूसरे की तरफ मूव, उनको महसूस होगा कि वो एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे हैं। तो देयरफॉर दे क्लेम कि दैट दे मूव्ड अलोंग द पैरेलल पास बट मूव टुवर्ड्स ईच अदर। तो वो ये क्लेम करेंगे, they claim that they move in parallel paths but move towards each other। पैरेलल पाथ्स में वो ये क्लेम करेंगे कि वो पैरेलल पाथ्स में मूव कर रहे थे और वो मूव कर रहे हैं टुवर्ड्स ईच अदर। और उनको ऐसे महसूस हो रहा है कि जैसे एज इफ देयर इज अट्रैक्टिव फोर्स बिटवीन देम, एज
if there is a attractive force between them, यानी कि उनको ये महसूस होगा कि वो एक दूसरे की तरफ पैरेलल पाथ में किसी अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से मूव कर रहे हैं, वो एक दूसरे की तरफ जा रहे हैं और नॉर्थ पोल के ऊपर जाकर वो दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं। ये उनको ऐसे महसूस होगा और उनको ये ऐसे लगेगा कि ये इस वजह से हो रहा है कि उनके दरमियान में एक अट्रैक्टिव फोर्स जो है वो मौजूद है और उस अट्रैक्टिव फोर्स की वजह से वो पैरेलल पाथ में मूव कर रहे हैं और वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। तो ये जो कंक्लूजन है, ये क्या है? ये कंक्लूजन बेस कर रहा है इनकी डेली एक्सपीरियंस के ऊपर, जो एवरीडे लाइफ का एक्सपीरियंस है। तो इसका मतलब है कि ये जो हमारे पास दो वॉकर्स थे, ये दो ट्रैवलर्स जो थे एक्चुअली ये कर्व सरफेस के ऊपर मूव कर रहे थे और जो ज्योमेट्री या कर्व सरफेस की, वो ज्योमेट्री कर्व सरफेस की रिस्पॉन्सिबल है फॉर देयर कन्वर्जेंस, इनकी कन्वर्जेंस के लिए एज कंपेयर टू कि इनके दरमियान कोई ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मौजूद थी। तो इसका मतलब है कि जनरल रिलेटिविटी जो है वो रिप्लेस करती है नोशन ऑफ फोर्सेस विद द मूवमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट थ्रू कर्व स्पेस टाइम। तो जो हमारा जो ट्रैवलर्स का कंक्लूजन है वो बेस्ड कर रहा है एवरीडे एक्सपीरियंस ऑफ मूविंग ऑन ए फ्लैट सरफेस। ठीक है, द कंक्लूजन of the travelers is based upon the everyday experience of a motion on a flat surface। ठीक है, उनका एक्सपीरियंस तो ये बता रहा है कि वो किसी फ्लैट सरफेस के ऊपर मूव कर रहे थे, लेकिन वो क्यों एक दूसरे की तरफ मूव कर रहे थे, वो क्यों कन्वर्ज हुए, तो हम ये रियलाइज करेंगे अकॉर्डिंग टू जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। वी रियलाइज्ड दैट दे आर मूविंग on a कर्व सरफेस। तो हम ये रियलाइज करेंगे, हमारी मेंटल रियलाइजेशन ये है कि वो मूव कर रहे थे किसके ऊपर, किसी कर्व सरफेस ऊपर। तो ये ज्योमेट्री, इट इज द ज्योमेट्री ऑफ द कर्व सरफेस, इट इज द ज्योमेट्री of the curved surface, not a gravitational force that they converge at a point। ठीक है, कि ये कन्वर्ज हुए किसी पॉइंट पर एक दूसरे के ऊपर। तो ये ज्योमेट्री ऑफ कर्व्ड सरफेस थी, ना कि ग्रेविटेशनल फोर्स थी। यहाँ इधर आप लिख लें आर अट्रैक्टिव फोर्स, या अट्रैक्टिव फोर्स थी कि जिसकी वजह से इन्होंने एक दूसरे के करीब मूव किया। तो इसका मतलब है कि जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है वो फोर्सेस को रिप्लेस कर देती है बाय कर्व्ड पाथ्स। ठीक है जी। तो जो
हमारे पास जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो जो नोशन ऑफ फोर्सेस है इसको रिप्लेस करती है विद द मूवमेंट थ्रू कर्व स्पेस टाइम। सो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी replaces the notion of forces with the movement of objects through space-time curve। ठीक है जी, उसको रिप्लेस करती है ऑब्जेक्ट्स की मूवमेंट को स्पेस टाइम का। अच्छा, अब ये तो हो गया चौथा पॉइंट जिसमें हमने, अब पांचवा पॉइंट ये है, ये अबाउट लाइट है कि वन प्रोडिक्शन जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की ये थी कि द लाइट रे पासेस नियर द सन शुड बी डिफ्लेक्टेड इन द स्पेस टाइम कर्व स्पेस टाइम क्रिएटेड बाय द सन्स मास। ठीक है, वन प्रोडिक्शन ऑफ जर्नल थ्योरी ऑफ relativity is that relativity की ये है a light ray passing near the sun should be deflected in space time in curved space time created by the mass of sun। ठीक है जी, तो ये भी प्रोडिक्शन जो थी वो जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की थी कि जो लाइट है वो पास जब करती है सन के नियर तो स्पेस टाइम के अंदर कर्व की वजह से लाइट जो है वो बैंड होती है। इवन कि ये बैंडिंग जो है वो बहुत कम थी, लेकिन फिर भी ये बैंडिंग जो है वो इसको नोट किया गया और इसको डिटेक्ट जो है वो किया गया। अच्छा, उसके बाद छठा पॉइंट जो है इसका, सिक्स्थ और लास्ट पॉइंट, वो है ब्लैक होल से मुतल्लक। अगर इफ द कंसंट्रेशन of mass becomes very great or large, अगर कंसंट्रेशन जो मास की है वो बहुत ग्रेट हो जाए या वो लार्ज हो जाए तो स्टार जो है वो एग्जॉस्ट करता है इस न्यूक्लियर फ्यूल। सो द स्टार एग्जॉस्ट इट्स न्यूक्लियर फ्यूल। तो स्टार जो है वो एग्जॉस्ट करता है अपने न्यूक्लियर फ्यूल को और कोलैप्स करता है टू ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम एंड कोलैप्सेस टू ए वेरी स्मॉल वॉल्यूम which is known as black hole।
यानी कि जब कोई स्टार एग्जॉस्ट हो जाता है, बहुत ज़्यादा लार्ज मास के न्यूक्लियर फ्यूल जो है उसको रिलीज़ करता है, यानी कि फिशन और फ्यूजन होते हैं, तो एक ब्लैक होल जो है वो फॉर्म हो जाता है। तो जो स्पेस टाइम कर्वेचर है, स्पेस टाइम कर्वेचर is at extreme, is at extreme, ये एक्सट्रीम के ऊपर होता है, that within a certain distance from the center of a black hole, center of black hole से तो ऑल मैटर और लाइट जो होती है, all matter and light absorbed in black hole, तो ब्लैक होल के अंदर सारा मैटर और लाइट जो है वो अब्जॉर्ब हो जाती है। तो ब्लैक होल जो है वो, ये लास्ट पॉइंट है इसका। तो अगर जो हमारे पास कंसंट्रेशन है मास की वो बहुत ज़्यादा हो जाए, बहुत बढ़ जाए, तो कोई स्टार जो होता है वो एग्जॉस्ट करता है, ठीक है, इस न्यूक्लियर फ्यूल, यानी कि उसमें फिशन और फ्यूजन होता है, वो एग्जॉस्ट करता है, वो तबाह हो जाता है, उसके अंदर धमाका हो जाता है और वो कोलैप्स होने के बाद एक बहुत छोटे वॉल्यूम में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम ब्लैक होल कहते हैं। अभी यहाँ पर तो हम इसको ब्लैक होल को ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। और जो स्पेस टाइम कर्व होता है वो एक्सट्रीम पे होता है नियर द ब्लैक होल। तो जहाँ पर स्पेस टाइम कर्व बहुत ज़्यादा होगा वह ग्रेविटी भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका मतलब है कि जो ब्लैक होल है उसके नियर ग्रेविटी जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, और जहाँ पर ग्रेविटी बहुत ज़्यादा होती है वहाँ पर टाइम भी बहुत स्लो ट्रैवल करता है। तो ब्लैक होल ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं कि जहाँ पर ग्रेविटी अपनी एक्सट्रीम के ऊपर होती है और यहाँ पर टाइम जो है वो बहुत स्लोली मूव करता है। और ब्लैक होल ऐसे होते हैं कि ये हर चीज़ को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसके अंदर अगर कोई चीज़ चली जाए तो वापस बाहर नहीं आ सकती। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज यहाँ तक कि आपका जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी कंप्लीट हो गया। अब आपका लेक्चर नंबर 55 कंप्लीट है, आपकी मैकेनिक्स का सारा कोर्स कंप्लीट हो गया। आप अपने जो है वो कोर्स आउटलाइन चेक कर सकते हैं। कॉलेज के अंदर जो है वो मैं टेस्ट लूँगा और आप ये लेक्चर सुने और इनसे जो रिलेटेड चीज़ें हैं उनको मेरे साथ कॉलेज में क्लास के अंदर डिस्कस करें। बहुत शुक्रिया स्टूडेंट्स। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।